हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं एक बहुत ही प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में, जिसका मुख्य कार्य पूरी दुनिया में अपराध को नियंत्रित करना और अपराधियों को पकड़ना, हर तरीके के अपराध को नियंत्रित करने की जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं इंटरपोल के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने इंटरपोल का नाम काफ़ी सुना होगा, आप लोगों ने फिल्मों में भी, न्यूज़पेपर में भी इंटरपोल के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। 7 सितंबर 1923 को इस संस्था की स्थापना हुई थी। आज इस संस्थान की 98th एनिवर्सरी आप कह सकते हैं। तो इसी मौके पे हम लोग आज इस संस्था के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इस संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके और क्या क्या नाम है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसका फाउंडेशन कब हुआ, इसके मेंबर्स कितने हैं, कौन कौन से कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इस संस्था का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो संगठनात्मक संरचना है इस संस्थान के, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इस संस्थान का मोटो क्या है, इसका एम्बलम और लोगो क्या है, ये नोटिस कैसे जारी करती है, इसके द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस कितने प्रकार के होते हैं, और इसके 7 ग्लोबल पुलिसिंग गोल्स क्या है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इंटरपोल, इसके फाउंडेशन, इसके मेंबर, इसका स्ट्रक्चर, इसका मोटो, इसका लोगो, और ये जो नोटिस इश्यू करती है इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, हमारे पास बेसिक इतनी समझ है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है पूरी दुनिया में जो क्राइम है और क्रिमिनल्स है, क्राइम को प्रिवेंट करना और क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना, क्रिमिनल्स को उनसे उनके कंसर्न ज्यूरिडिक्शन द्वारा कन्विक्टेड कराना। ठीक है, देखिए ये जो संस्था है, अगर हम पृष्ठभूमि में जाते हैं इसकी, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में अपराध काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। आप आज भी देखते होंगे समाचार वगैरह में, अपने यहाँ देखते होंगे कि समाचार में कि अपराध करने के बाद अपराधी हमारे भारत से, हमारे मुजफ्फरपुर से नज़दीक आता है नेपाल का बॉर्डर, तो नेपाल की तरफ चले जाते हैं, या जो बॉर्डर स्टेट होते हैं, बॉर्डर वाले रीजन होते हैं, तो वो दूसरे कंट्री में चले जाते हैं अपराध करके सज़ा से बचने के लिए। तो इसी टेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए ये संगठन स्थापित किया गया था। बेसिकली क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। ऑस्ट्रिया इसको बहुत ज़्यादा फेस कर रहा था। ऑस्ट्रिया में जो क्रिमिनल्स थे वो क्राइम करके दूसरे कंट्रीज में जा रहे थे। तो इसको रेगुलेट करने के लिए, टेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रिया के जो लॉयर्स थे, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्हीं के इनिशिएटिव पे इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया। सो इंटरपोल, जिसको हम लोग इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं हम लोग। ओरिजिनल नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रखेंगे कि इंटरपोल का फुल नेम, पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको शॉर्ट में हम लोग इंटरपोल या इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं। इंटरपोल इज एन एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 1956 तक ना इस संगठन को इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन भी कहते थे, जिसको हम लोग इंटरपोल कहते हैं आज। उसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे। ठीक है, और 1956 तक, 1956 तक इसको कहते थे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। ठीक है, एब्रीवेटेड फॉर्म हम लोग बहुत कॉमनली जानते हैं, सभी को पता है कि एब्रीवेटेड फॉर्म है इसका इंटरपोल। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923। सो इंटरपोल वाज established on 7th September 1923 in Austria, and the founder of this organization was Johannes Sauber. Okay, so you must keep the name of its founder in your mind, that was Johannes Sauber. This organization was started by Johannes Sauber on 7 September 1923 in Austria. ठीक है, ये हमें पता चल गया है कि इसका स्थापना कब हुआ था और किसने किया था। इसको जो गवर्न करने वाली बॉडी है वो है इंटरपोल की जो जनरल असेंबली। सो इंटरपोल की गवर्निंग बॉडी को हम लोग जनरल असेंबली कहते हैं, और इसका हेड क्वार्टर फ्रांस के लियोन सिटी में है।
ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरपोल का, याद रखेंगे आप लोग, इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन सिटी में है। साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, ठीक है ना, या इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इसका अपना एक ग्लोबल कॉम्प्लेक्स भी है जो सिंगापुर में है। सो ग्लोबल कॉम्प्लेक्स फॉर इनोवेशन इंटरपोल का सिंगापुर में है। और साथ ही साथ इसके बहुत सारे सैटेलाइट ऑफिस हैं अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। लेकिन हमें हेडक्वार्टर के रूप में याद रखना है फ्रांस का लियोन शहर, ठीक है। तो लियोन फ्रांस में है, वहाँ पे इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। याद रखेंगे इस चीज़ को। इसका फुल फॉर्म आपको याद है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका फंक्शन हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, इसका फंक्शन ये है कि पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या जो इमर्जिंग क्राइम है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, चाहे किसी भी तरीके के क्राइम हो, ठीक है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्राइम मस्ट बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। यही इसका फंक्शन है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। सो पूरी दुनिया में क्राइम को कंट्रोल करना है। जो क्रिमिनल्स एक जगह क्राइम कमिट करने के बाद दूसरे कंट्री में शेल्टर लेते हैं, दूसरे कंट्री में शिप जाते हैं, तो उनको एक्स्ट्राडिट करना है, उनका एक्स्ट्राडिशन एंड डिपोर्शन, उनका प्रत्यर्पण करना इसका कार्य है। और जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो सभी आपस में टेक्नोलॉजिकल और लीगल असिस्टेंस देते हैं अपने एक दूसरे के जो म्यूचुअल जो कंट्रीज हैं, जो भी इसके मेंबर्स हैं, वो सभी आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ऑपरेशनल असिस्टेंस एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके फाउंडेशन के बारे में जानते हैं, इसका जो नाम है हम लोग उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब ज़रा हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है, देखिए, इंटरपोल का जो गवर्निंग बॉडी है वो जनरल असेंबली है। इंटरपोल का जो गवर्निंग बॉडी है उसका नाम क्या है? जनरल असेंबली। और इसके जो इंटरपोल के जो सबसे हेड स्टाफ होते हैं, सबसे हेड ऑफिसर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। इंटरपोल का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी रेगुलेशन है, वो डिसाइड होता है जनरल असेंबली के द्वारा। और ये जनरल असेंबली की मीटिंग हर साल होती है। ऑलमोस्ट 4 दिनों तक इनकी मीटिंग होती है। ये जो मीटिंग का सेशन है वो ऑलमोस्ट 4 दिनों का होता है। इस मीटिंग में जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। मेंबर कंट्रीज के तरफ से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं, वो मेंबर कंट्री के एक या एक से ज़्यादा ऑफिसर्स हो सकते हैं। और वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपने कंट्री के पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं या अपने कंट्री के मिनिस्ट्री के मेंबर हो सकते हैं। तो ये हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव, हर कंट्री से डेलीगेट इस असेंबली को पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सबसे हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है इसकी, वो है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के साथ ना इंटरपोल का इसके हर मेंबर कंट्री में एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो भी होता है। जैसे हमारे इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे इंडिया में इंटरपोल का जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है वो CBI को दिया गया है। वैसे ही इंटरपोल के टोटल जो मेंबर हैं, याद रखेंगे, इंटरपोल के टोटल मेंबर फ़िलहाल 194 है। तो हर कंट्री का अपना एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होगा। तो ये हर एक कंट्री का जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है वो इंटरपोल के जनरल असेंबली के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। कई बार सुनते होंगे ना कि कोई क्रिमिनल है या कोई बिजनेसमैन ही है या जो भी किसी तरह का क्राइम कमिट करके दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो उस कंट्री के जो लीडर्स होते हैं, उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, वो NCB के थ्रू, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के थ्रू इंटरपोल में कंप्लेन करती है। इंटरपोल को बताती है कि फलाने आदमी ने कोई पर्टिकुलर क्राइम किया है और उसे ज्यूरिडिक्शन के अंडर लाना है, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि इंटरपोल की असिस्टेंस चाहिए उसको अरेस्ट करने में। और वो इन्फॉर्मेशन इंटरपोल अपने सभी मेंबर्स कंट्री के बीच में शेयर करता है। इसका बेसिक फंक्शन ही यही है, ठीक है ना, कि हर तरह के क्राइम्स को और हर तरह के क्रिमिनल को ज्यूरिडिक्शन के अंडर लाया जाए, उसको कन्विक्ट किया जाए, उसको पनिश किया जाए लीगली। तो हर कंट्री में एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। अगर हम लोग ना बात करते हैं इंटरपोल के जो क्राइम प्रोग्राम्स है,
तो बेसिकल देखिए हर तरीके का जो क्राइम है उसको ये काउंटर करती है, उसको ये रेस्ट्रिक्ट करती है, ख़त्म करती है। बेसिकली हम लोग 3 तरह के क्राइम देखते हैं, ठीक है। एक टेररिज्म हो गया, इसका जो मेन फंक्शन है वो टेररिज्म को काउंटर करना है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या जो नए तरह के क्राइम आ रहे हैं, इमर्जिंग क्राइम, जैसे अभी हम लोग नए में क्या देख रहे हैं, साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, पहले से चले आ रहे क्राइम हो, या नए क्राइम्स हो, हर तरीके के क्राइम को ये क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। साइबर क्राइम को, टेररिज्म को, ऑर्गेनाइज्ड और इमर्जिंग क्राइम, हर तरीके के क्राइम को इंटरपोल काउंटर करती है, ख़त्म करती है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखा है कि अगर किसी कंट्री में कोई क्रिमिनल क्राइम कमिट करके दूसरे कंट्री में चला जाता है, दूसरे कंट्री में छिप जाता है सज़ा से बचने के लिए, तो जो मेंबर कंट्री है वो इंटरपोल में अपने नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के थ्रू अपनी बात रखते हैं और उस क्रिमिनल के बारे में रिपोर्ट करते हैं। इंटरपोल क्या करती है, अपने सभी मेंबर्स के बीच में वो इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। इंटरपोल असिस्ट करती है उस कंट्री को कि उस क्रिमिनल को अरेस्ट किया जाए और उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। तो इसके लिए ना इंटरपोल नोटिस इशू करती है। नोटिस इशू करने का मतलब कि सभी मेंबर्स को इन्फॉर्म करती है ये। तो हम लोग ना इसी को नोटिस कहते हैं। हम लोग देखेंगे नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग बार बार न्यूज़ में सुनते हैं कि इंटरपोल ने रेड नोटिस इशू किया है। हम लोग अपने इंडिया की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरपोल से बोला कि हम यहाँ से जो बैंक में फ्रॉड करके बाहर जाके सेटल हुए हैं, चाहे वो विजय माल्या हो जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो जो कैरेबियन आइलैंड में रह रहे हैं, तो इनके खिलाफ रेड नोटिस इशू किया जाए, ठीक है। रेड नोटिस इशू किया जाए। तो रेड नोटिस काफ़ी सुना हुआ नाम है। इंटरपोल सिर्फ रेड नोटिस ही इशू नहीं करती है, इसके अलावे भी इंटरपोल 7 और तरीके के नोटिस इशू करती है, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर ऑफ नोटिस इशूड बाय इंटरपोल इज 8। इंटरपोल इश्यूज 8 टाइप्स ऑफ नोटिस, ठीक है। 8 तरह के नोटिस इशू करते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेड नोटिस के बारे में, बात करते हैं रेड नोटिस की। तो रेड नोटिस इज इश्यूड टू अरेस्ट द अक्यूज्ड। किसी भी कंट्री में कोई क्रिमिनल, कोई अक्यूज्ड है तो उसको अरेस्ट करने के लिए रेड नोटिस इशू किया जाता है। देखिए रेड नोटिस इशू करने का ये मतलब नहीं कि वो क्रिमिनल कन्विक्टेड क्रिमिनल है। कन्विक्शन हमेशा कोर्ट के थ्रू होगा, कन्विक्शन हमेशा कोर्ट के द्वारा होगा, ठीक है। रेड नोटिस इशू किया जाता है उसे अरेस्ट करने के लिए। सो रेड नोटिस कब किसके अगेंस्ट इशू होता है, रेड नोटिस इशू होता है किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए। दूसरा नोटिस हम लोग देखते हैं, ये है ऑरेंज नोटिस, ठीक है। ऑरेंज नोटिस इज इश्यूड इन केस ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट अगेंस्ट इंडिविजुअल, प्रोग्राम्स और थिंग्स। किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी थिंग या किसी भी प्रोग्राम से जिससे सिक्योरिटी को ख़तरा हो सकता है, जिससे कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो, तो उस केस में इंटरपोल ऑरेंज नोटिस इशू करती है। इंटरपोल इश्यूज ऑरेंज नोटिस इन केस ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट अगेंस्ट इंडिविजुअल, प्रोग्राम्स और थिंग्स। ये नोटिस किया जाता है, ये नोटिस इशू होता है किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, किसी प्रोग्राम के अगेंस्ट भी ये किया जा सकता है, किसी थिंग के अगेंस्ट भी किया जा सकता है। क्लियर है ना। सो रेड नोटिस और ऑरेंज नोटिस, इन दोनों के बाद हम लोग देखते हैं ब्लू नोटिस, ठीक है। ब्लू नोटिस इज इश्यूड टू फाइंड आउट द लोकेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ सस्पेक्ट। ये किसी क्राइम के सस्पेक्ट के बारे में, उसका लोकेशन क्या है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, तो वो ऑब्टेन करने के लिए ये नोटिस इशू किया जाता है, ठीक है ना। किसी क्रिमिनल के लोकेशन या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कंट्रीज आपस में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ब्लैक नोटिस। 3 नोटिस हम लोगों ने देखे हैं, रेड नोटिस, ऑरेंज नोटिस और ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस के बाद हम लोग देखते हैं ब्लैक नोटिस। ब्लैक नोटिस इशू किया जाता है किसी अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सो ब्लैक नोटिस इज इश्यूड टू आइडेंटिफाई द अननोन डेड बॉडी एंड शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द डेड बॉडी, अबाउट द अननोन डेड बॉडी। किसी अननोन डेड बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ब्लैक नोटिस इशू किया जाता है। ब्लैक नोटिस के बाद हम लोग देखते हैं ग्रीन नोटिस। ग्रीन नोटिस इज इश्यूड अगेंस्ट द पर्सन हु कुड बी अ पब्लिक थ्रेट। ग्रीन नोटिस ऐसे क्रिमिनल के बारे में, ऐसे पर्सन के बारे में अगेंस्ट इशू किया जाता है जो
पब्लिक के लिए खतरा हो सकते हैं, वो कुड बी पॉसिबली अ पब्लिक थ्रेट। ठीक है, साथ ही साथ ये वैसे क्रिमिनल के लिए भी इशू किए जाते हैं, वैसे क्रिमिनल के अगेंस्ट भी इशू किए जाते हैं जिनके बारे में ये संभावना है कि वो दोबारा जो क्राइम उन्होंने पहले किया है वो उस क्राइम को रिपीट भी कर सकते हैं। सो ग्रीन नोटिस इज इश्यूड अगेंस्ट द पर्सन हु could be a public threat or against a person who had already committed a crime and he can repeat the crime again। वैसा क्रिमिनल जो पहले जिसने जो क्राइम किया है उस क्राइम को वो दोबारा भी कर सकता है, तो वैसे क्रिमिनल के अगेंस्ट में ग्रीन नोटिस इशू किया जाता है। रेड नोटिस हम लोगों ने देखा है कि ये किसी अक्यूज के अगेंस्ट होगा। ऑरेंज नोटिस हम लोगों ने देखा है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट अगर हो तो ये इंडिविजुअल, प्रोग्राम या थिंग के अगेंस्ट हो सकता है। ब्लू नोटिस के बारे में हम लोगों ने क्या देखा है कि ये किसी सस्पेक्ट के लोकेशन या उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में किया जाता है। ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए किया जाता है। ग्रीन नोटिस किया जाता है कि वैसे आदमी के खिलाफ, वैसे क्रिमिनल के खिलाफ जिससे पब्लिक को थ्रेट हो सकता है, या वैसे क्रिमिनल के खिलाफ जो दोबारा क्राइम कमिट कर सकता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, येलो नोटिस जो है ना, येलो नोटिस इशू किया जाता है जब कोई मिसिंग आदमी हो। ठीक है, इट इज़ इश्यूड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट मिसिंग पीपल स्पेशली माइनर्स एंड किडनैप चिल्ड्रेन। वैसे जो मिसिंग हैं लोग, ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं या जो किडनैप किए गए बच्चे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स हैं, या वैसे जो हैंडीकैप्ड हैं, जो मेंटली और फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, जो अपने बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते हैं, तो उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए येलो नोटिस शेयर किया जाता है, येलो नोटिस इशू किया जाता है। येलो नोटिस के बाद हम लोग देखते हैं पर्पल नोटिस। ठीक है, पर्पल नोटिस इज इशूड टू नो एंड इन्फॉर्म अबाउट द वे ऑफ क्राइम्स, द मेथड ऑफ हाइडिंग थिंग्स और इंस्ट्रूमेंट। पर्पल नोटिस इशू किया जाता है इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कि जो क्राइम करने का मेथड है, जो पुराने मेथड है या जो नए नए मेथड हुए क्राइम के, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि क्रिमिनल भी काफ़ी एडवांस होते जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी टेक्निकली काफ़ी साउंड होते जा रहे हैं क्रिमिनल भी, और वो क्राइम के तरीके भी इनोवेट कर रहे हैं, नए नए तरीके से क्राइम को कमिट कर रहे हैं। तो उनके तरीके के बारे में, उनके मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ठीक है, या वो स्मगलिंग वगैरह में देखते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों को छुपाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं, नए तरीके से सामान को हाइड करते हैं, स्मगल करते हैं। तो उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए पर्पल नोटिस शेयर किया जाता है, पर्पल नोटिस इश्यू किया जाता है। ठीक है ना। सो पर्पल नोटिस इज इश्यूड टू नो एंड शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द वे ऑफ क्राइम्स, द मेथड ऑफ हाइडिंग थिंग्स और इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, पर्पल नोटिस हम लोग समझ गए कि किस लिए इशू किया जाता है। पर्पल नोटिस के बाद हम लोग देखते हैं कि एक नोटिस ना इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन की रिक्वेस्ट पे इंटरपोल नोटिस इशू करती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नोटिस। ये नोटिस वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट इशू की जाती है जिसको यूनाइटेड नेशन ने बैन किया हुआ है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, वैसे ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये नोटिस इशू की जाती है जो बैंड हो चुके हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और ये जो नोटिस होते हैं ये लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नोटिस होते हैं वो लाइट ग्रीन के होते हैं, और ये नोटिस स्टार्ट किया गया है 2005 से। तो हम लोगों ने इंटरपोल के द्वारा जारी किए गए हर तरह के नोटिस को देखा, रेड नोटिस, ऑरेंज नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस और ग्रीन नोटिस, येलो नोटिस, पर्पल नोटिस और इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नोटिस। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इंटरपोल के द्वारा जारी की गई ये सारे नोटिस को समझ लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इंटरपोल का जो मोटो है, जो ध्येय है। ठीक है ना, इंटरपोल का स्लोगन कह सकते हो आप। तो इंटरपोल का जो मोटो है वो है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड।
कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड, एक ज़्यादा सुरक्षित दुनिया के लिए पुलिस को कनेक्ट करना, दुनिया के सभी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को, सभी कंट्री के पुलिस को आपस में कनेक्ट करना है ताकि एक सेफर वर्ल्ड इस्टेब्लिश किया जा सके, एक सेफर वर्ल्ड, एक अधिक सुरक्षित दुनिया कायम की जा सके। ठीक है, तो इसका मोटो क्या है? कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। अगर हम लोग लोगों की बात करते हैं, आप पिक्चर में इसका लोगो देख सकते हैं। ठीक है, आप इस पिक्चर को गौर से देखेंगे तो आप देखते हैं इस पिक्चर में ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है। ये जो ग्लोब है ये सिंबलाइज करता है इंटरपोल के वर्ल्ड वाइड एक्टिविटीज़ को। सो द ग्लोब सिंबलाइजेज वर्ल्ड वाइड एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरपोल। इसी लोगो में आप देख रहे हैं ओलाइव ब्रांचेज भी है। सो ये जो ओलाइव ब्रांचेज है ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ओलाइव ब्रांचेज सिग्निफाइज पीस, तो ये शांति का प्रतीक है ओलाइव ब्रांच। ठीक है, आप स्केल देख रहे हैं, तराजू देख रहे हैं, ये स्केल जस्टिफाई करता है, ये स्केल सिग्निफाई करता है जस्टिस को। सो स्केल सिंबलाइजेज जस्टिस। अब ये जो लोगो देख रहे हैं इसमें आप 3 कलर देख रहे हैं, इसमें ब्लैक, ब्लू और वाइट है। ठीक है, सो इसके लोगों का जो मीनिंग है, इसके लोगों के जो साइन है, इसके लोगों के जो सिंबल्स है, वो सिंबल्स क्या हैं और क्या सिंबलाइज करते हैं वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इंटरपोल का हम लोगों भी हम लोग समझ रहे हैं, इंटरपोल का जो एम्बलम है, इंटरपोल का जो मोटो है वो भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं इंटरपोल के 7 ग्लोबल पुलिसिंग गोल्स। इंटरपोल के 7 ग्लोबल पुलिसिंग गोल्स हैं। पुलिसिंग या पुलिस के क्या गोल होने हैं? जो इंटरपोल है उसका इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन है उसका पुलिसिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पुलिसिंग गोल क्या है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ये टोटल 7 हैं और इनको कहा जाता है इंटरपोल 7 ग्लोबल पुलिसिंग गोल्स। इंटरपोल के 7 ग्लोबल पुलिसिंग गोल, 7 ग्लोबल पुलिसिंग उद्देश्य। ठीक है, एक एक करके हम लोग इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो पहला गोल है इसका काउंटर द थ्रेट ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म आज की दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है, इससे सफ़र कर रही है। तो पहला गोल है इसका इंटरपोल का काउंटर द थ्रेट ऑफ टेररिज्म। काउंटर द थ्रेट ऑफ टेररिज्म में इंटरपोल क्या करती है? सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करती है और जो सस्पेक्ट है उसको अरेस्ट करती है। सो द फर्स्ट गोल इज आइडेंटिफिकेशन एंड अरेस्टिंग सस्पेक्ट्स। ओके, सेकंड क्या देखते हैं? देखिए ये इसका जो काउंटर द थ्रेट ऑफ टेररिज्म है, इस गोल में क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग एक एक करके समझते हैं। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड अरेस्टिंग सस्पेक्ट्स। द सेकेंड वन इज शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। जो भी मेंबर कंट्रीज है वो आपस में इंटेल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो इनकी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है वो आपस में शेयर करेंगे ताकि कोई टेररिस्ट अटैक या जो टेररिस्ट मोटिव्स है उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, सो शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। थर्ड वन इज डिसरप्ट टेररिस्ट मूवमेंट एंड मोबिलिटी। जो टेररिस्ट मूवमेंट है उसको ख़त्म किया जा सके, जो टेररिस्ट मोबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रहे हैं तो इनका जो मोबिलिटी है उसको भी ख़त्म किया जा सके। सो डिसरप्ट टेररिस्ट मूवमेंट एंड देयर मोबिलिटी। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? काउंटर द थ्रेट ऑफ टेररिज्म में ही इंटरपोल का क्या काम है? ट्रेस एंड डिसरप्ट फिनेंशियल स्ट्रीम्स एंड वेपन सोर्सिंग। ये जो टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें पैसा कहाँ से मिलता है, इनकी फंडिंग कहाँ से होती है, इनको हथियार कहाँ से मिलते हैं, इनके वेपन के सोर्स क्या है, तो उन सब के बारे में पता लगाना और उनको ख़त्म करना। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या देखा है कि चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके काम करने के तरीके क्या हैं, उनको फंडिंग कहाँ से मिलती है, उनको वेपन्स कहाँ से मिलते हैं, उनके मूवमेंट क्या है, इन सब को ट्रेस करना, इन सब को ख़त्म करना, ये आता है काउंटर द थ्रेट ऑफ टेररिज्म वाले गोल में। उसके बाद हम लोग आउट ऑफ द 7 ग्लोबल पुलिसिंग गोल इज प्रोमोट बॉर्डर इंटीग्रिटी वर्ल्ड वाइड। देखिए इसके जो भी मेंबर हैं उसके बीच में, सभी मेंबर्स के बीच में बॉर्डर इंटीग्रिटी को प्रमोट किया जा सके। पूरी दुनिया में जो बॉर्डर शेयरिंग है कंट्रीज के बीच में उसको प्रमोट किया जा सके, वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर किया जा सके। ठीक है, तो इस हेडिंग में हम लोग क्या देखते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल एंड विक्टिम्स मूवमेंट इन ट्रैवल। कि जो भी क्रिमिनल हैं या जो क्रिमिनल के विक्टिम्स हैं
उनके मूवमेंट के बारे में पता किया जा सके, उनके ट्रैवल को ट्रैक किया जा सके, ठीक है, उनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी, कि सभी कंट्री के बॉर्डर सिक्योरिटी को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जा सके, ताकि कोई भी क्रिमिनल क्राइम कमिट करने के बाद उस कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री के बॉर्डर में इलीगली एंटर नहीं कर सके, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद बॉर्डर ऑफिशियल्स, हर एक मेंबर्स दूसरे कंट्री के मेंबर्स के साथ जो भी बॉर्डर ऑफिशियल्स हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। उसके बाद क्या देखते हैं, असिस्ट मेंबर कंट्रीज विद मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ देयर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, जो भी इंटरपोल के मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो भी सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनके सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे सभी कंट्री, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका सेकंड गोल क्या देखा है, प्रमोट बॉर्डर इंटीग्रिटी वर्ल्ड वाइड। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका तीसरा गोल, वो तो गोल है प्रोटेक्ट वल्नरेबल कम्युनिटी। वल्नरेबल कम्युनिटी कहने का मतलब वैसे कम्युनिटी से है वर्ल्ड वाइड जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, जिनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया जा रहा है, जो फोर्स किए जा रहे हैं, जिनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, एथनिक आइडेंटिटी है, वो अंडर थ्रेट है, उस पर भी खतरा है, ठीक है, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा मिजरेबल है। तो इंटरपोल की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरपोल का एक गोल ये भी है कि जो वल्नरेबल कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट को, उसके एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट किया जाए। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, डिटेक्ट क्राइम्स एंड क्रिमिनल एंड फाइंड इट्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। अब ऐसे क्राइम्स और क्रिमिनल्स जिससे किसी कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस या कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा है तो उसको ये कर्व करेंगे, कंट्रोल करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम ऑफ क्राइम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड री विक्टिमाइजेशन, किसी भी कम्युनिटी के अगर एक्सप्लॉयट किया गया है क्राइम एक्टिविटी से, क्रिमिनल्स ने उनको एक्सप्लॉयट किया है तो उसको रोकना है, साथ ही साथ उनको दोबारा किसी भी तरीके से ऑपरेस नहीं किया जा सके, सो री विक्टिमाइजेशन को भी कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद जो वल्नरेबल कम्युनिटी है उनके जो ह्यूमन राइट्स है उसकी रिस्पेक्ट की जा सके, उनकी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ये भी इसका गोल है इंटरपोल का। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि ये वैसे नेटवर्क को डेवलप करने की बात करते हैं। इंटरपोल का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एक अच्छा नेटवर्क, एक रोबस्ट नेटवर्क डेवलप किया जा सके। सो टू डेवलप नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी, एक्सपर्ट लोगों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जा सके जिनसे सभी कंट्रीज़ के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर किया जा सके, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में असिस्ट किया जा सके, ठीक है। हम लोग कौन सा हेडिंग देख रहे हैं, प्रोटेक्ट वल्नरेबल कम्युनिटी। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने हैं, जो कम्युनिटी हैं उनके ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, सभी मेंबर्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ हेडिंग, ये है सिक्योरिटी ऑफ साइबर स्पेस फॉर पीपल एंड बिजनेस। आज की डेट में हमें पता है कि साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से फैला है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है। आज चाहे इंडिविजुअल हो या बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज हो, सभी के डाटा को सिक्योर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चीज़ को लेके जो साइबर क्राइम्स हैं उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी इंटरपोल की है। सो इसका फोर्थ गोल हम लोग देखते हैं, सिक्योरिटी ऑफ साइबर स्पेस फॉर पीपल एंड बिजनेस। इसमें इसका गोल हम लोग क्या देखते हैं, टू इस्टेब्लिश पार्टनरशिप टू सिक्योर साइबर स्पेस। सभी कंट्रीज़ के बीच में पार्टनरशिप को प्रमोट करना है ताकि जो साइबर स्पेस है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। टू एक्सपेंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एक्सपर्टीज, पूरी दुनिया में जो मेंबर कंट्रीज है वो आपस में उनका जो इन्वेस्टिगेशन स्किल है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, उसको एक्सपर्टाइज किया जा सके, उसको स्किल्ड किया जा सके। टू सेफगार्ड कम्युनिटीज़ थ्रू स्टैंडर्ड सेटिंग पब्लिक एजुकेशन, लोगों को साइबर क्राइम से के बारे में अवेयर करना है, उन्हें डिजिटली एजुकेट करना है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। फिर हम लोग देखते हैं इसका फिफ्थ गोल, प्रमोट ग्लोबल इंटीग्रिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका प्रमोट ग्लोबल इंटीग्रिटी में हम लोग क्या देखते हैं, प्रमोशन ऑफ गुड गवर्नेंस एंड लॉ, इन्हेंस करप्शन इन्वेस्टिगेटिव प्रैक्टिस। जो भी इसके मेंबर कंट्रीज है वहाँ पे गुड गवर्नेंस हो, लॉ
रिस्पेक्ट किए जाते हो, लॉ इंश्योर किया जा सके। इन्हेंस करप्शन इन्वेस्टिगेटिव एक्सपर्टीज, मेंबर कंट्रीज़ के बीच में जो करप्शन हो रहे हैं तो करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने के तरीके को एक्सपर्टाइज किया जा सके। बेटर इन्वेस्टिगेशन मेथड हो करप्शन को लेके, ठीक है। टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी वेयर करप्शन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, एक ऐसा सोसाइटी तैयार करना है सभी मेंबर कंट्रीज में जहाँ पे लोग अवेयर हो, जहाँ पे लोग करप्शन के अगेंस्ट खड़े होना सीखे, जहाँ के लोग करप्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हो। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है अपने मेंबर कंट्रीज में, ठीक है ना। सो टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी वेयर करप्शन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, टू बिल्ड मैकेनिज्म टू सपोर्ट एंड डिफेंड इंटीग्रिटी एंड रिस्टोर स्टोलन एसेट्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं प्रमोट ग्लोबल इंटीग्रिटी। इसके बाद हम लोग देखते हैं टू कर्ब इलिसिट मार्केट, जो अवैध मार्केट है, ठीक है, चाहे वो ड्रग्स का ट्रेड हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के द्वारा हो, या और भी नए नए तरीके आ रहे हैं अवैध मार्केटिंग के जहाँ से फंड ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसका 6th गोल है कर्ब इलिसिट मार्केट। इस गोल में क्या क्या करते हैं वो ज़रा देखते हैं हम लोग। अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद इलिसिट गुड एंड प्रोडक्ट, जो इलीगल जो अवैध गुड्स हैं या प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड जो भी रिस्क हो सकते हैं, जो थ्रेट हो सकते हैं, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना है। फिर टू बिल्ड अ मैकेनिज्म टू डिटेक्ट इमर्जिंग इलिसिट मार्केट, जो नए तरीके के इलीगल मार्केट डेवलप हो रहे हैं उसके बारे में एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना है जिससे उनकी जानकारी प्राप्त की जा सके, ठीक है। फिर देखते हैं स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रिवेंट इलिसिट ट्रेड इन इट्स फाइनेंसिंग, जो अवैध ट्रेड है, जो इलिसिट ट्रेड है और जो उनके सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके, उसको इन्वेस्टिगेट करने के तरीक़ों को और ज़्यादा बेटर किया जा सके और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। फिर देखते हैं हम लोग आइडेंटिफाई एंड डिसरप्ट द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड ड्रग्स नेटवर्क्स, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या जो ड्रग्स नेटवर्क्स हैं उन सबको पता किया जा सके, उनको पता करके उनके नेटवर्क को ख़त्म करना। और लास्ट गोल हम लोग देखते हैं टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। देखिए यूनाइटेड नेशन का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इंटरपोल उसको भी रिस्पेक्ट करती है, उसको भी रिकॉग्नाइज करती है। तो इसका तो ये सस्टेनेबिलिटी को भी रिकॉग्नाइज करती है। इसका 7th गोल है सपोर्ट इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और इस गोल में हम लोग क्या देखते हैं, पहला इसका फंक्शन है, पहला टारगेट है टू स्ट्रेंथन कैपेसिटी टू इन्वेस्टिगेट इन्वायरमेंटल क्राइम, जो इन्वायरमेंटल क्राइम है उसके बारे में पता किया जा सके, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके, इसके लिए कैपेसिटी बढ़ाना है। सेकेंड है प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्स डिपेंडेंट कम्युनिटी, वल्नरेबल स्पीसीज एंड नेचुरल हेरिटेज, वैसे कम्युनिटी जो रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट है उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके, उनको प्रमोट किया जा सके, और वैसे स्पीसीज जो वल्नरेबल हो चुके हैं, जो एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, जिनकी गिनती बहुत कम है, तो उनकी स्मगलिंग को कंट्रोल किया जा सके, उनके पोचिंग को रोका जा सके। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो हेरिटेज होते हैं, जो नेचुरल हेरिटेज हैं, जो ट्रेडिशनल और कल्चरल वैल्यू के एसेट हैं, उनकी भी चोरी होती है, तो उनसे जो रिलेटेड क्राइम है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। टू बिल्ड अ मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्स, इंटरपोल ऐसा मैकेनिज्म भी तैयार करेगा जिससे बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। टू डिसरप्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स एंड द प्रॉफिट एलिमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और उससे रिलेटेड जो भी उनके प्रॉफिट के जो भी सोर्स हैं उन सबको डिसरप्ट किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। तो ये सारे गोल हम लोगों ने देखे हैं इंटरपोल के, ये 7 मेन गोल देखे हैं जिसको हम लोग इंटरपोल 7 ग्लोबल पुलिसिंग गोल्स भी कहते हैं। तो इस आधे घंटे के वीडियो में हम लोगों ने इंटरपोल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।